नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो सबका हिसाब होगा। बात बंगाल की, जहां पर शुवेंदु सरकार के आते ही योगी मॉडल ऑन हो चुका है। ममता बनर्जी का दौर बीत गया और अब जहां पर अतिक्रमण दिख रहा है वहां सरकार का महाबली यानी कि बुलडोजर गरजते हुए नजर आ रहा है। हावड़ा से लेकर के कोलकाता के मुस्लिम बहुल इलाकों तक इस कार्रवाई से खलबली मची हुई है। लेकिन इन सब के बीच में शुवेंदु सरकार के मंत्री खुदीराम टूडू के एक बड़े ऐलान ने सियासी पारी को और सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है। शुवेंदु सरकार के मंत्री खुदीराम टूडू ने क्या ऐलान किया है, आपको सबसे पहले वो बताती हूं जिसकी वजह से वो सुर्खियां बटोर रहे हैं। शुवेंदु सरकार के मंत्री हैं खुदीराम टूडू। बंगाल में सभी अवैध मदरसों को बंद किया जाएगा, यह उनकी तरफ से बड़ा ऐलान कर दिया गया है। अवैध मदरसों की गतिविधियों में शामिल लोगों पर कार्रवाई की जाएगी, यानी अब मदरसों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया जाएगा। सुनिश्चित किया जाएगा कि कहीं भी अवैध मदरसे दोबारा से शुरू ना हो। इसके साथ ही अतिक्रमण के खिलाफ विशेष अभियान भी चलाया जाएगा। मंत्री का कहना है कि शुवेंदु सरकार में सभी अवैध गतिविधियों पर रोक लगाई जाएगी। और मंत्री टूडू ने जैसे ही साफ किया कि राज्य में चल रहे अवैध मदरसों और बिना नक्शे के बने निर्माणों पर अब सीधे बुलडोजर एक्शन होगा। कानून का उल्लंघन करने वालों को कोई रियायत नहीं मिलेगी। लेकिन बंगाल में अब तक कहां कैसे कैसे कार्रवाई की गई है वो भी जरा जान लीजिए। शुवेंदु सरकार के आते ही पश्चिम बंगाल में जैसे सत्ता परिवर्तन का स्वरूप दिखना तय हो गया है। बंगाल की सत्ता में प्रभाव नजर आने लगा है। पूरे एक्शन में शुवेंदु के अधिकारी नजर आ रहे हैं। कल तक जो शिकायतें रहती थी विपक्ष के तौर पर बीजेपी की कि अधिकारी सुनते नहीं है, आज वो अधिकारी फुल एक्शन मोड में है। बंगाल में अवैध निर्माणों पर ताबड़तोड़ प्रहार चल रहा है। हावड़ा स्टेशन के बाहर अतिक्रमण ध्वस्त किया गया। बस स्टैंड और गंगा घाट की दुकानों पर भी एक्शन लिया गया है। इसके अलावा अवैध निर्माणों को जमींदोज कर दिया गया है और पूरे इलाके को खाली करवा दिया गया है। कोलकाता का तेलजला इलाका, जहां पर बुलडोजर सबसे पहले गरजा। यहां पर एक अवैध चमड़ा फैक्ट्री थी जिसे प्रशासन ने ध्वस्त किया। इसमें आग लग गई थी। उसके बाद जानकारी निकली तो पता चलता है कि अवैध है और इसके साथ ही पीले पंजे वाली कार्रवाई शुरू हो जाती है। एक तरफ सत्ता पक्ष से कानून का राज कह रहा है, टीएमसी इसे बदले की राजनीति करार दे रही है। सवाल यह कि क्या बंगाल की नई लहर पूरे सूबे की सियासत बदल देगी? आज इसी मुद्दे पर डिबेट के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ा है, उनसे रूबरू करवाऊंगी, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट देखिए। আমি ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে बंगाल में शुरू बदलाव, मुस्लिम इलाकों में तनाव। शुवेंदु सरकार की दहाड़, अवैध मदरसों पर होगा प्रहार। যারাই এই সরকারি জমি যারা অকুপাই করে আছে সমস্ত কিছু আমরা খালি করাবো এবং সে বুলডোজার দিয়ে बंगाल में महाबली, मुस्लिम मोहल्ले में खलबली। आप अवैध मदरसे की बात कर दी, अवैध जितने भी धार्मिक स्थल आप तो सब गिरा दीजिए। स्पेशली मुसलमानों को टारगेट करना इनकी सांप्रदायिक राजनीति को शो करता है। मदरसों की अब इस देश में आवश्यकता भी नहीं है। केवल सनातन धर्म के अतिरिक्त और दूसरा कोई धर्म नहीं है। बाकी सभी मान्यताएं हैं, पंथ हैं। अतिक्रमण के खिलाफ मुहिम नहीं चलेगी, ममता थी। एक्शन में अधिकारी, भाईजान में आक्रोश भारी। अवैध मदरसा जमींदोज, बंगाल में एक्शन का नया डोज। अब चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उसके पहले बड़ा सवाल यह कि बंगाल में योगी मॉडल लागू होने से आखिरकार भाईजान क्यों परेशान है? तमाम आपने प्रतिक्रियाएं सुन ली हैं। अब इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं अनंत अमित, प्रवक्ता हैं बीजेपी से, इसके साथ ही शुभांकर भट्टाचार्य, नेता हैं टीएमसी से। डॉक्टर एच.एस. रावत, हिंदू धर्मगुरु हैं। मौलाना साजिद रशीदी, अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय इमाम एसोसिएशन के। और डॉक्टर सुनील कौशिक, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले डॉक्टर सुनील कौशिक, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जरा आप ये बताइएगा कि अभी जो पश्चिम बंगाल में स्थिति बदली है उसका आकलन किस तरीके से किया जाए? क्या ये बदलाव पहले होने चाहिए थे, जो ये अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई हो रही है, या फिर अवैध जिस भी चीज पर कार्रवाई करने की तैयारी सरकार की तरफ से की जा रही है?
डॉक्टर सुनील कौशिक, आप ही से मेरा सवाल है, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी जी, सुन नहीं पाया, दोबारा बताएंगे। जी डॉक्टर सुनील कौशिक जी, मैं ये पूछ रही हूँ कि ये जो बदलाव अब देखने को मिल रहा है, अतिक्रमण पर अब जो कार्रवाई हो रही है, क्या ये अतिक्रमण पर कार्रवाई पूर्व की सरकारों को नहीं करनी चाहिए थी? पश्चिम बंगाल में अच्छा खासा अवैध अतिक्रमण नजर आता है। ये जो हटाने की प्रक्रिया है, ये जो बदलाव की प्रक्रिया है, क्या ये पहले हो जानी चाहिए थे या फिर सरकार के परिवर्तन का इंतजार करना चाहिए था जनता को? नहीं मीनाक्षी, निश्चित तौर से मुझे लगता है कि समय रहते यदि ऐसी कार्रवाइयां सरकारें कर देती हैं तो विशेष परिस्थितियों से गुजरना नहीं पड़ता। जो वहां कार्रवाई हुई, हमने देखा होगा कि जब ऐसी घटना, आग लगने की घटना हुई तो 2 लोगों ने जान अपनी गंवा दी। ऐसी कई जगह स्थान है, हम दिल्ली में भी देखेंगे, बड़े शहरों में हम देखेंगे, तो अधिकतर ऐसी परिस्थितियां पाई जाती हैं। हाई कोर्ट ने दिशा निर्देश दिया है, हाई कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट उनका पक्ष सुनेगा, फिर दोबारा निर्णय लेगा। लेकिन हाँ, ये मैं पत्रकार होने के नाते जरूर मैं ये मानता हूँ कि तमाम देश में ऐसी घटनाएं समय रहते हुए कार्रवाई से नहीं होती हैं, और इसलिए समय रहते कार्रवाई से नहीं होती हैं कि सरकारें भी उस जगह जहां पतली गलियां हैं या ऐसी जगह जहां कब्जा कर रखा है, ऐसी जगह जहां निश्चित तौर से निकलने के लिए जगह नहीं बचती, वहां वोट बैंक की राजनीति देख करके सरकारें निर्णय लेती हैं। ऐसा सब जगह होता है। लेकिन पश्चिम बंगाल में ना कलकत्ता में हम देख रहे हैं, मैं तो कई बार गया हूं, चुनाव के दौरान भी गया हूं और चुनाव के आगे पीछे भी मैं गया हूं। निश्चित तौर से कई ऐसी जगह हैं, कई ऐसे बाजार कलकत्ता में हैं जहां निकलना बहुत मुश्किल होता है। कार-वार तो छोड़िए, आप पैदल निकलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। यदि ऐसी परिस्थितियां हो जाएं कि आग लग जाए, बिल्डिंग गिर जाए, तो बचाव राहत कार्य करना प्रशासन के लिए बहुत मुश्किल होता है। इसलिए राजनीति से ऊपर हटके सारे राजनीतिक दलों को, सारे समुदायों को सरकार के इस निर्णय का स्वागत करना चाहिए और सरकार का सहयोग भी करना चाहिए। लेकिन ये सहयोग तो नजर नहीं आ रहा है कि यहाँ पर दिया जाएगा। अब टीएमसी से मेरा यही सवाल है शुभांकर जी कि ये परिवर्तन क्या एक विशेष समुदाय के लिए हो रहा है या पूरे बंगालियों के लिए हो रहा है? मीनाक्षी जी, मैं तो एक ही चीज जानता हूँ। मैं एक बात समझता हूँ कि बंगाल में बंगाली रहता है, फिर वो बंगाली मुसलमान हो सकता है, बंगाली हिंदू हो सकता है, बंगाली फलार, बंगाली टिमका, सब हो सकता है। लेकिन बंगाल में जो रहने वाला है वो मूलतः उसको बंगाली ही कहते हैं। अब बात यह है कि अगर वहां पे ये तोड़फोड़, तो मैं कहीं ना कहीं सोचता हूँ कि नहीं, सही है, ये हम लोग शायद इस चीज को ना अब डिजर्व करते हैं। यही अब हम लोग का डिजर्व है, क्योंकि कोई विजन तो था नहीं। आजकल हम लोग सरकारें ऐसे ही चुना करते हैं जो तोड़फोड़ की भाषा करेंगे, जो मारपीट की भाषा कहेंगे, जो मारकाट की इधर से वो कर रहे हैं। ये सही है, ऐसा होना भी चाहिए और यही देखने के लिए बचा भी है। और जहां तक है, अब नौकरियां बची नहीं है, कोई चीज कर नहीं सकते पूरे देश में। आज तक एक ठीक से एक इलेक्शन छोड़ दीजिए साहब, इलेक्शन की तो उम्मीद भी नहीं करते, कम से कम एग्जामिनेशन ही करा दिए होते ठीक से, वो तक करा नहीं सकते। तो कुछ तो करना होगा ना, कुछ तो करना होगा। तो जब तक सांप्रदायिकता नहीं फैलेगी, जब तक सांप्रदायिक दंगे नहीं होंगे, जब तक तोड़फोड़ की राजनीति नहीं होगी, जब तक आप लोगों को सिर्फ ये नहीं बताएंगे खुश रहिए क्योंकि कोई एक और वर्ग दब रहा है, बड़ा मजा आएगा, देखो उसको देखो, अगर किसी को टूटते देख हम लोग ज्यादा आनंदित होते हैं। तो ये बंगाल जो है, शायद यही चीज जो है बंगाल की किस्मत में था और वो बंगाल इस समय देख रहा है। और वहां पे जिस प्रकार से जो ये होने की, जब मुख्यमंत्री खुद आके बता ही दिया, उन्होंने जीतते ही एक भाषा बोल दी थी कि साहब जिस वर्ग ने मुझे जिताया मैं सिर्फ उनका काम करता हूं। और अभी आपने अपने रिपोर्ट में भी दिखा दिया, उन्होंने कहा कि मदरसों की जरूरत ही नहीं है, ये सब की तालीम की कोई बात ही नहीं आती, सिर्फ देश में एक तालीम है और वो है सनातन की तालीम है, बाकी सब खत्म हो जाना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। किसने कहा ये? तो बाकी तो भाषा तो इसमें और बोलने का रह क्या गया? किसने कहा? बात ही खत्म हो गई है। शुभांकर जी, किसने कहा ये, जरा ये बता दीजिएगा मुझे। हाँ जी, किसने कहा ये? अरे हार का नशा अभी उतरा नहीं है क्या? आपके रिपोर्ट नहीं, वो मुझे पता है, रिपोर्ट में जानना चाहती हूँ, आप मंत्री का नाम लें और मुझे बताएं कि क्या मंत्रियों के बयान। सर मुझे ये बताइए, मैंने ही रिपोर्ट पढ़ी है, आप मुझे क्या बताएंगे? आप मुझे ये बताइए कि किसी भी मंत्री का जो बयान है, क्या वो सरकार का बयान हो जाता है? मैं तो ये बात करूं तो खंडन भी तो कोई नहीं करता। हाँ। आपने किसी को खंडन करते सुना? हाँ। आप किसी को निंदा करते सुनते हैं कि नहीं भाई ये भाषा नहीं होनी चाहिए? आपकी सरकार हम बंगाल में आज थे, सरकार लेके बंगाल में हर बंगाली जो है सरकार वो में हमारा मंत्री दायित्व थे है, हम तो ये अखिल ना गिरी। कहेंगे। सुनिए, आपकी सरकार में मंत्री थे अखिल गिरी, जिन्होंने एक बयान दिया था कि बंगाल में राम राज्य की स्थापना हम नहीं होने देंगे। तो क्या ये आपकी सरकार का बयान था?
खंडन किया गया था। मैंने वही कहा ना हाँ। कि जब आज के दिन में एक बहुत अच्छी चीज है मीनाक्षी जी, अगर हम लोग बड़े सेलेक्टिव हो सकते हैं, ठीक है ना, हम सेलेक्टिवली सिर्फ सोच सकते हैं और ये चीज आगे तक चलता है। ठीक। जिम्मेदारी किसकी रहती है? हमेशा जिम्मेदारी इतिहास की रहती है। हाँ। ये हम आज से नहीं देख रहे, 12 साल से हम लोग यही तो देखते हैं। जिम्मेदारी एग्जाम्पल सेट करना चाहिए था, एग्जाम्पल सेट करना चाहिए था, जैसे आपने बाबरी मस्जिद मामले में अपने सुनिए आपको एग्जाम्पल सेट करना चाहिए था, ताकि आगे आने वाली सरकारें आपके बताए गए लक्ष्यों पर, कदमों पर चल पाती। अगर आपने वो एग्जाम्पल उस वक्त सेट कर दिया होता तो शायद ये सारी चीजें नहीं हो पाती। फिर आप कहेंगे कि हम आपको वर्तमान में नहीं लेकर के आ रहे हैं, हम आपको भूतकाल में लेकर के आ रहे हैं। आपने क्या दिया पश्चिम बंगाल में? बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छा लगा। ये बात आपने सबसे सही कही कि जो है हमने जिस प्रकार का जो है, अगर हमने उदाहरण जो है रखा होता, कोई उदाहरण ये सरकार फॉलो करती, तो फिर परिवर्तन किस बात का? फिर परिवर्तन किस बात का? परिवर्तन का तो मतलब ही था कि पहला वाला गलत था, हम कुछ सही करेंगे। सही करने का मतलब यह है तोड़ फोड़, आगजनी, यहाँ पे बर्बाद कर दिया, देख के बड़ा खुश हो, कर महसूस करो। आप स्वीकार करिए ना भट्टाचार्य जी कि आपसे गलतियां हुई हैं, आप स्वीकार करिए गलतियां हमने की हैं, आंख बंद करके हमारी सरकारें बैठी रही, इसलिए बदलाव हुआ है। वही वाली बात कही ना, मैंने एक बात कही कि देखिए हमारे देश में एक बात, बड़े अच्छे लोग होते हैं, मुझे जहाँ तक लगता है पढ़े लिखे लोग होते हैं, लेकिन हम लोग को ना हिंदुत्व साबित करने के लिए टीका लगाना पड़ता है, तब पता चलता है कि हम हिंदू हैं, है ना। अभी पीछे से हटा दीजिए और दूसरे एक बार को दबाना बंद करिए तो हिंदू नहीं समझ में आएगा, तो हिंदू नहीं समझ में आएगा, तब तक हिंदू नहीं समझ में आता है। तो इसलिए पहले तो अपने काम धाम ढंग और सोच ठीक वहाँ मुसलमान भी मूछा रख लेते हैं, तो सब दिखेगा। जब सोच ठीक रखेंगे, भाषा मर्यादित रखेंगे, तो अपने आप सब चीजें ठीक होंगी। ये मत समझिए आप, ये 15 साल से आप बात करते रहते हैं, 15 साल से सरकार आपकी नतमस्तक थी वहाँ पे, जितने नौजवान हैं उनका 15 साल से आंख बंद कर रखे थे आपने, रोज नौजवानों का आपने आंख बंद कर रखी थी क्या? ये आप नहीं कहेंगे, नहीं आप ये कहेंगे बस हमने नहीं किया तो कोई भी नहीं करेगा। आनंद जी, आप जरा मुझे ये बताइएगा कि आपने जो ये अवैध अतिक्रमण तोड़ा, सर एक मिनट, बदलाव आ गया। कौशिक जी एक मिनट, आप कहिए ना 15 साल से कौशिक जी किस सरकार ने ये माना है? आप किसी भी सरकार से पूछेंगे, कोई सरकार ये नहीं मानती है। आनंद जी जरा ये बताइएगा, 15 साल से वहाँ क्या हो रहा था, उसका जवाब नहीं देंगे आप? 15 साल से आपको सवाल नहीं किए जाएंगे कि इस स्थिति में आपने पश्चिम बंगाल को पहुंचा दिया। कौशिक जी आज जिस पे आभारी जिक्र कर रहे हैं, हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आज तक किस सरकार ने माना है? परिवर्तन दिखा दिया वो बताइए, बना रहे हैं 10 दिन में जो परिवर्तन दिखा दिया। आनंद अमित जी जरा मुझे ये बताइएगा कि आपकी सरकार ने क्या कोई नोटिस दिया अवैध अतिक्रमण ढहाने से पहले, और आपने ये तोड़फोड़ की कार्रवाई क्या किसी एक समुदाय के खिलाफ शुरू कर दी है? जी मीनाक्षी जी, सर्वप्रथम वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम। देखिए विगत अभी सिर्फ आज 8वां दिन है हमारी सरकार के वहां पे स्थापित हुए, और विगत 15 वर्षों से ममता दीदी की सरकार थी, उससे पहले 34 साल वामपंथ की सरकार थी, 30 साल कांग्रेस की सरकार थी, और जिस तरीके से 8 दिन की कार्रवाई के बाद बंगाल में जो ऑपरेशन सफाई का जो अभियान चल रहा है ये निरंतर जारी रहेगा। हमने अपने संदेश में, अपने मैनिफेस्टो में, अपने संकल्प पत्र में कहा था कि प्रदेश का एक भी अवैध मदरसा जिसकी संख्या अभी तक लगभग 700 के आसपास है, जो कि जिहादी और आतंकवाद की खेती चलाने वाले ऐसे अवैध मदरसों का पश्चिम बंगाल में रहने का कोई भी वैध उचित अवसर नहीं है। और रूल ऑफ लॉ भारत संविधान से चलता है, संविधान के तहत एक भी मदरसे को रहने नहीं दिया जाएगा, और इसके लिए सरकार को जो भी जोखिम उठाना पड़ेगा उसके लिए हम तैयार हैं। और जो आपने प्रश्न पूछा मीनाक्षी जी कि जो अवैध निर्माण जो तोड़े जा रहे हैं, मीनाक्षी जी कि कई जगह पे हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद ममता दीदी की 15 वर्षों की कुशासन ने सिर्फ एक समुदाय को खुश करने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए हाई कोर्ट के आदेश को अपने पॉकेट में रखी हुई थी। उन अवैध निर्माणों को हाई कोर्ट के आदेश के तहत तोड़ा जा रहा है, चाहे वो वर्धमान का मामला हो, चाहे वो हावड़ा का मामला हो, चाहे वो तिलजला का मामला हो, पश्चिम बंगाल में किसी भी जिले का मामला हो, एक भी अवैध निर्माण रुकेगा नहीं, और एक भी वैध निर्माण जो है उस पे एक भी सुई तक का भी कोई भी खरोच नहीं लड़ेगा। यह हमारी सरकार का संकल्प है, और मैं आपके माध्यम से पश्चिम बंगाल की जनता को यह निश्चित करना चाहता हूं
कि आपके वैध के साथ, और जहां तक नोटिस का बात है, हमने कहा है सरकार ने कि जितने भी, जैसे तिलजला में जो घटना घटी उसके बाद सरकार ने नोटिस दिया है और कहा है कि आपके पास वैध पत्र हैं, आपके पास सारे कागजात हैं, आप लेकर आइए और जमा कराइए, उसकी जांच होगी। लेकिन आपने विशेष तौर पर से मदरसे का जिक्र क्यों किया? लोगों को नहीं, हम तो मदरसे के साथ साथ हम अभी एक मार्केट है मीनाक्षी जी, जिस मार्केट का नाम है अवैध रोहिंग्या मार्केट है वर्धमान में, वहां पे भी बुलडोजर चल रहा है। और बार बार बुलडोजर की बात जो मीनाक्षी जी कर रहे हैं, बुलडोजर से अगर कोई नई तकनीक आई है तो वो भी हमारे मित्र लोग बता दें, उस तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल के जो अवैध निर्माण है वो हाथों से इतनी जल्दी सफाई नहीं हो सकता है, इसीलिए बुलडोजर चल रहा है। और बुलडोजर से कोई नई तकनीक आएगी तो उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जनता जो करा रही थी, जो तरा रही थी, जो परेशान है, उस परेशानी को दूर करने के लिए हम अतिशीघ्र चाहते हैं कि अवैध निर्माण पे से बुलडोजर चले और जल्दी से जल्दी। नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप विशेष तौर पर सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय को निशाना बना रहे हैं, और यही इस पूरी डिबेट का मुद्दा है। मौलाना साजिद रशीदी जी, नहीं, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ ही कार्रवाई चल रही है? आपको क्यों लग रहा है ऐसा? और आप ये डिबेट इस पर क्यों करना चाहते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई है, इसलिए डिबेट कर रहे हैं? हाँ, क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी ये तो आपने बनाया ना। आपने सुना ना शुभांकर जी ने क्या कहा, बयान का ही तो जिक्र किया, उसी मेरी बात को बात मैंने सुनो। दोहराया, मैंने थोड़ी मेरी बयान बात दिया है सुनो। बीजेपी सरकार। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। बोलिए। देखिए, अवैध निर्माण कहीं भी हो, किसी का भी हो, टूटना चाहिए। और पहली सरकारों ने जिस तरह से मुसलमानों को फ्री हैंड दिया और मुसलमान ने जो चाहे किया, उसका अंत तो होना है और होना चाहिए। क्यों आदमी किसी की जमीन पर कब्जा करे, क्यों गलत जगह बैठे, क्यों अतिक्रमण करे? ये तो सही बात है, बिल्कुल होना चाहिए। हम योगी जी की सराहना इसीलिए करते हैं। लेकिन एक चीज मुझे बताइए, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, हालांकि मैंने भी वोट किया है अभी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को। शुवेंदु अधिकारी के दो बयान में बताता हूं आपको। एक बयान तो ये है, जब वो जीते थे, मुख्यमंत्री नहीं बने थे, कि साहब जिन्होंने मुझे वोट दिया मैं उनका काम करूंगा। नंबर एक, मुख्यमंत्री बनने के बाद वो एक जगह पहुंचे, कुछ मुस्लिम औरतों ने उनसे कोई मांग रखी, उन्होंने कहा कि पहले धर्म परिवर्तन कर लो, फिर तुम्हारे काम होंगे। मैं सिर्फ इस बात पर बात करना चाहता हूं कि क्या एक मुख्यमंत्री जो शपथ लेता है, वो कहता है मैं धर्मनिरपेक्ष रहूंगा, वो कहता है मैं सबको साथ लेकर चलूंगा, क्या ये बयान संवैधानिक बयान है? ये इतना उल जलूल बयान मौलाना है, साहब, इतना आप उनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश मत करिए। उन्होंने ये कहा कि आप घर वापसी करिए, हम तो आपसे भी निवेदन करते हैं कि आप भी घर वापसी करिए। आप अपने नहीं, आपके बीच में आपको बताना होगा ना, बीच बीच में बोला आपको कि ज्ञान आपके देना बीच में। पड़ेगा। मौलाना साहब, अरे मैं बोला कि आपके बीच में नहीं, मुझे आप बोलने दो ना यार, ये नहीं, क्या नहीं, तरीका आप हुआ? गलत बोल रहे हैं। मैं गलत नहीं बोल रहा जब था, आप आपका गलत नंबर आएगा बोलिएगा। नहीं बोलूंगा, ऐसे नहीं लेकिन बोलते। आपको करेक्ट भी करता जाऊंगा ना, क्यों आपको correct मैं करोगे? करेक्ट करता आप कौन जाऊंगा। होते हो correct करने वाले? आपसे मेरे को अरे correct आप गलत करके बोलोगे तो मैं, रखूंगा आप नेशनल मीडिया नहीं, में बैठ के बिल्कुल झूठ कैसे बोलेंगे? आप एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ आप रूल मुख्यमंत्री ही नहीं की पता ऐसी कैसी डिबेट का, बातें कहेंगे? आपको डिबेट का रूल ही नहीं पता है। नहीं तो आप ऐसे नहीं सिखा डिबेट होती। दीजिए, आप सिखा जब दीजिए। आपका नंबर आएगा तब जवाब दीजिएगा। नहीं तो आप ऐसे हमें डिबेट बता नहीं दीजिए, होती। सिखा दीजिए। मौलाना साहब, आप तो दिन भर डिबेट ही करते अरे रहते तो हैं। आप ही बोल लो यार, आप ही बोल लो नहीं, सारा। आप डिबेट करिए, डिबेट में तो आप तो तर्क मुझे सही यहाँ नहीं होगा बोलने ही दे रहे ना। हैं, मेरी मॉब लिंचिंग कर रहे हैं आप यहाँ। नहीं टीवी पर बैठकर मॉब मॉब लिंचिंग कर रहे हैं। मॉब लिंचिंग कैसे कर सकते हैं आप? तो बोलने आप- दो ना मेरे भाई, क्या जबान में नहीं, कीड़ा है आप आपको? बोलिए, बोलने दो लेकिन मुझे। गलत बात मत बोलिए। बोलिए लेकिन गलत मत बोलिए। अरे जब आपका नंबर आएगा आप बताइए कि आपने ये गलत कहा है, ये गलत कहा है। आपने तो बीच में भारतीय क्यों घुस रहे जनता हैं आप? भारतीय जनता पार्टी की मीनाक्षी अपनी जी, क्या है तारीफ- तरीका है डिबेट का भाई? मैं नहीं कर नहीं, पाऊंगा ऐसे डिबेट। मौलाना साहब मैं ऐसे बात नाराज नहीं कर मत पाऊंगा, होइए, sorry। नाराज मत होइए। अभी तो डिबेट अभी 40 मिनट और चलना है, अभी तो प्रारंभ भी हुआ है, शुरुआत है। चलिए बोलिए। मुझे लड़ाई की आदत नहीं ना, मैं लड़ाई करना चाहता आपसे। मैं नहीं, एक वो आप- बात बोल रहा हूँ, आप उसको धैर्य से अच्छा सुनिए। ठीक है, मैंने भी काउंटर सुना कर आपको, लीजिएगा। वो आप कर भी नहीं सकते। मैंने सबको सुना है, चुपचाप बैठकर सुना है। जब आपका नंबर आ जाएगा जवाब दे दीजिएगा। मौलाना साहब, मैं उस पे फिर कोई बीच आपको में बोल, मौलाना साहब आप गलत ये बोल बात रहे नहीं हो हैं। यार, समझ में ही नहीं आ रहा है आपको। मौलाना साहब आप गलत बोल रहे हैं। आप लड़ाई हमसे कर भी नहीं सकते हैं, आप लड़ाई हमसे कर भी नहीं सकते अच्छा हैं। आनंद, हमें जी एक एक मीनाक्षी करके जी बात इन्हीं कर से लेते बुलवा हैं, लीजिए, एक एक करके बात कर इन्हीं से लेते बुलवा हैं। लीजिए। इनको टीवी पे बोलने का ज्यादा शौक है, मैं तो दिन भर बोल के थक भी गया।
10 चैनल पे बैठा हूँ आज, इनसे बुलवा लीजिए, इनको शौक तो ज्यादा चल आप रहा इसलिए है। चाह रहे हैं कि आपको जी। अकेले बोलने दिया जाए? अनंत अमित जी, काउंटर करने का मौका दे नहीं, लूंगी, सवाल ये है, आदमी बोलने तो दे भाई, मैं ठीक है, सबको बोलिए, चुपचाप बोलिए। बैठे हुए सुन रहा हूँ। जी आदमी बोलिए। बोलना तो जब आपको जो बात मेरी बुरी लगेगी, जब आपका नंबर आएगा दे दीजिएगा जवाब, मैं कब मना कर रहा हूँ। ठीक है मौलाना साहब मैं बोलिए। सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, सूबे के स्टेट के मुख्यमंत्री को जो शपथ लेता है कि भाई मैं धर्मनिरपेक्ष रहूंगा, मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करूंगा, उसको इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप कानूनी कार्रवाई कीजिए, कड़ी से कड़ी कीजिए, हम कब मना करते हैं। अतिक्रमण को हटाइए, जो अवैध मदरसे हैं उनको भी तोड़िए आप, मैं कह रहा हूं आपसे, तोड़िए आप उनको। लेकिन मदरसों में जो फर्क है उसको फर्क को भी बता दीजिए। मदरसे दो तरह के हैं पूरे हिंदुस्तान में। एक मदरसे वो हैं जो सरकार से एफिलेटेड हैं, सरकार उनको एड देती है, सरकार उनका खर्चा उठाती है, सरकार के तरीके से वो चलते हैं। एक मदरसे वो हैं जो मुसलमानों की ज़कात पर चलते हैं। आप जितने मदरसे आपके अंडर में आते हैं, सरकार के अंडर में आते हैं, अगर उनमें कुछ गलत हो रहा है, आप तोड़िए, खत्म कीजिए या सारों को बंद कर दीजिए, हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो मुसलमान की ज़कात पे मदरसा चल रहा है, अगर किसी एजेंसी की इनपुट है कि हाँ ये गलत है, फिर भी आप बंद कर दीजिए। मैं कहता हूं बंद कर दीजिए कि भाई यहाँ गलत हो रहा है, इस्लाम की तालीम के अलावा कोई और तालीम दी जा रही है। मैं कह रहा हूं कि हाँ उसको तोड़ दीजिए, उसको बंद कीजिए। लेकिन जहां सिर्फ कुरान पढ़ाया जाता है, हदीस पढ़ाई जाती है, हाफिज बनाया जाता है, मौलवी बनाया जाता है, आप उन मदरसों को भी टारगेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। संविधान ने मुझे अपने धर्म पर अमल करने, ठीक है। उसका प्रचार प्रसार करने की भरपूर आजादी ठीक दी है, है। अभी तो उन तो आप ये मदरसों नहीं की कह खैर सकते कि पहचान मदरसे ही नहीं सारे हुई बंद है। करो। मौलाना, अभी तो उन मदरसों की कोई पहचान भी नहीं हुई है। अनंत अमित जी जवाब पहचान है, कौन कहता है पहचान नहीं है? बिल्कुल पहचान है। अरे मीनाक्षी जी, इनसे कहिए, इनसे पूछिए मौलाना साहब से। लेकिन अभी उनमें से आप जो ये कह रहे हैं कि जो हमारी ज़कात पर चलते हैं उन मदरसों को ना तोड़ा जाए, तो अभी तक तो वहां तक ये बातें पहुंची ही नहीं है। तोड़ने की बातें तो बहुत नहीं, पहले मैं की हो वही गई कह हैं, रहा बात हूँ की कि हो ये गई। जो बयान है उनका, ये जो हाँ। उनका बयान है उन मदरसों के लिए है जो गवर्नमेंट से एफिलेटेड है, हाँ, निजी मीनाक्षी मदरसों के जी, लिए नहीं है। इसलिए मीनाक्षी जी, ये माननीय भ्रम जो बनाया मुख्यमंत्री जी जाता ने है, ये उसे कहा, नहीं करता। उसको साफ कर रहा हूं मैं। जी मौलाना साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि उन बहनों को, उन माताओं को कि आप आइए घर वापसी कर जाइए। चूंकि मौलाना साहब भी पहले सनातनी थे, अगर इनकी 4 पुस्तों का आप पता करेंगे तो 5वां इनका पता नहीं होगा, अगर पता भी होगा तो वो सनातनी होंगे। इसीलिए ना माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह बात कहा। मौलाना साहब ये बताइए कि जब ममता दीदी ने 3 बार ओथ लिया तो ओथ में उन्होंने क्या कहा? भगवान और अल्लाह की बात करके उन्होंने ओथ लिया। आपने किसी मुख्यमंत्री को पहले देखा इससे पहले अल्लाह का नाम लेकर ओथ लेते हुए? नहीं देखा होगा। लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने 3 बार अपने ओथ में यह कहा कि मैं संविधान के तहत भगवान और अल्लाह की, लेकिन आज तक किसी दूसरे मुख्यमंत्री ने इस तरह की बातें नहीं करी थी। और आज जो पश्चिम बंगाल की मौलाना साहब जो स्थिति है, पश्चिम बंगाल में जो आज हमारी सरकार बनने के बाद पहले दिन ही हमने ये कहा कि 452 किलोमीटर की फेंसिंग की जो बात थी, वो हम लोगों ने जमीन पहले से पैसा दे रखा था राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने, और उन पे फेंसिंग का काम हमने प्रारंभ किया। हमने ये कहा कि जिस तरीके से अपने देश की अकलियतों से हमें कोई भी परहेज नहीं है, लेकिन अपने देश की अकलियतों के अधिकार को छीनने वाले रोहिंग्या मियां मुसलमानों से हमें बहुत दिक्कत है, और उनको इस देश को छोड़ के जाना पड़ेगा, प्रदेश को छोड़ के जाना पड़ेगा किसी भी स्थिति में। हम बार बार कह रहे हैं कि अपने देश की अकलियतों से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बांग्लादेशी रोहिंग्या मियां अगर अपने देश में रह रहा है, वो घुसपैठिया है, और घुसपैठिया इस देश की समस्या है, और समस्या का समाधान करना हमारी सरकार का कर्तव्य बनता है। और डबल इंजन की सरकार बनी है पश्चिम बंगाल में, और निश्चित तौर पे एक भी घुसपैठिया, एक भी रोहिंग्या मियां उस प्रदेश में नहीं रहेगा। तो ये हम आपको लोग सबसे पहले उसी दिशा में काम करना शुरू कर देना चाहिए। मैं आऊंगी। कर रहे हैं मीनाक्षी जी, काम प्रारंभ है, लोग जाना प्रारंभ शुरू हो चुका है। 30 सेकंड दे रही हूँ आपको मौलाना, क्योंकि उसके बाद एचएस रावत जी भी काफी देर से इंतजार 30 सेकंड दीजिए जी। अभी जो भाजपा प्रवक्ता ने कहा है कि रोहिंग्याओं से हमें परहेज है, हमें भी परहेज है। मैं आपके साथ खड़ा हूं, चलिए बनाइए लिस्ट उनकी और निकालिए उनको बाहर। कहां भेजेंगे, किस रूल के तहत भेजेंगे, ये बोलना बहुत आसान है कि निकालेंगे। कहां भेजेंगे, किस रूल के तहत भेजेंगे, ये जानना और समझना बहुत मुश्किल होता है मेरे भाई। कुछ भी बोलना टीवी पे बैठ के, ये कोई भी बोल जाता है। आपके लिस्ट होगा तो मीनाक्षी जी के मार्फत भेज दीजिएगा, हम लोग उसको भेजेंगे। फिर बीच में आप बोल रहे हैं, मैं बिल्कुल नहीं बोला। नहीं, मैं आपकी बीमारी होती है। नहीं, ये बीमारी होती है। नहीं, कोई बीमारी मैं नहीं। ये कह रहा हूं,
आप मुझे नहीं छोड़ रहे हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हूं, मुझे नहीं बोलने दे रहे हैं आप किसको बोलने देंगे? अगर कोई कट्टर मुसलमान बैठ जाता फिर तो आप उसको एक लफ्ज भी नहीं बोलने देते। नहीं ऐसा बड़ी नहीं अजीब है। बात है। नहीं ऐसा मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, किसी भी मुख्यमंत्री को अपने प्रदेश में हर काम करने की खुली आजादी है, लेकिन जैसे ही शुभेंदु अधिकारी ने ये कहा घर वापसी कर लिए, क्यों कर लें घर वापसी भाई? अगर हमारे परदादा या सकड़ दादा या लकड़ दादा हिंदू थे, आज तो हम मुसलमान हैं ना। आप कैसे कह सकते हैं? ये तो संविधान के विरुद्ध बात है ये, कि किसी को जबरदस्ती फोर्सफुली या लालच देकर किसी को धर्मांतरण कराना। निवेदन कर रहे हैं, बीच हम में तो बोले आप, निवेदन कर रहे हैं, जबरदस्ती फिर तो बीच में बोले आप। जबरदस्ती तो नहीं अरे ये जबरदस्ती बीमारी कौन आपकी करता खत्म है नहीं हो साहब? सकती, ये बीमारी खत्म नहीं हो मौलाना सकती साहब, आपकी। जबरदस्ती कौन क्या कर आदत रहा है है? ये आपको? अरे जबरदस्ती तो बोलने तो दो यार। अच्छा ठीक है, अब मैं डॉक्टर एच एस रावत अगर जी के पास जा रही हूँ। अगर मुसलमान इस बात को कह दे, हाँ एच.एस. रावत जी बैठे हैं यहाँ, ठीक है। और अगर मुसलमान कोई टीवी पे ये कह दे कि भाई हिंदू धर्म परिवर्तन कर लो, हमारे पास आ जाओ, हम उसको ये चीजें देंगे, तो मुकदमा लग जाएगा, ठीक है डॉक्टर एच एस रावत बुलडोजर चल जी, जाएगा, बताइए जेल जवाब में डाला दीजिएगा। जाएगा। ये परिवर्तन करने के लिए कोई कहता नहीं है और आप लोग परिवर्तन के लिए चिल्लाते रहते हैं। मीनाक्षी जी, सबसे बड़ी बात, दो बातों पे बात करूंगा। पहले साजिद रजीजी जी ने कहा कि देखिए मैं बड़ा लिबरल मुसलमान हूं, और आप कोई कट्टर मुसलमान मेरी जगह होता तो क्या होता। यानी देश के अंदर सबसे लिबरल मुसलमान अगर कोई है तो मौलाना साजिद रशीदी जी है। तो अगर ये इतने लिबरल है तो कट्टर कौन होगा, मुझे ये समझ नहीं आता। टीवी के ऊपर बैठे हुए मुसलमानों में। दूसरी, इन्होंने कहा, शुभेंदु अधिकारी ने ये कहा कि भाई आप पहले धर्म परिवर्तन कर लीजिए, और संविधान की शपथ लेकर के कोई इस प्रकार की बातें करता है। देश के उपराष्ट्रपति थे हामिद अंसारी साहब, उन्होंने भी संविधान की शपथ ली थी, और संविधान की शपथ लेने के बाद जब वो हिंदुओं के प्रोग्राम में जाते थे तो वो दीप प्रज्वलन नहीं करते थे, बोला ये मेरा धर्म नहीं बोलता। जबकि उन्होंने संविधान की शपथ ली थी, उसके बाद अगर कोई प्रसाद देते तो प्रसाद को नहीं लेते थे। अगर मान लो कोई उनको टीका लगाने की कोशिश करता, उस समय भाई धार्मिक प्रोग्राम है और उस सबके हैं, राष्ट्रपति तो संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, तो मना कर देते थे। तो भाई रशीदी साहब देखिए, ये तो जहां जिसकी चलती है वो चलाता है। जब हामिद अंसारी इतने बड़े पद पे बैठ करके अगर ऐसा कर सकते थे, तो फिर शुभेंदु अधिकारी ने अगर बोल दिया, तो मुझे लगता है ये वायलेशन ऑफ द कहीं ना कहीं सब जगह हो ही रहा है। और जब फलस्तीन की जय, यानी एक सांसद जो चुन के आता है और वो संसद के अंदर फलस्तीन की जय, फलस्तीन जिंदाबाद बोलता है, तो मुझे वायलेशन तो कहीं ना कहीं हो ही रहा है, और हमें सबको मिलकर के इस वायलेशन को रोकना चाहिए। जितने भी लोग बैठते हैं, टीवी पे बैठते हैं, या जो वोटर हैं, उनको इस बात को समझना होगा कि इस प्रकार की बातें कोई ना करे। और आउट ऑफ द वे, जहां धर्म में कहीं फूट आती है, एक दूसरे में तनाव पैदा होता है, उस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर वेस्ट बंगाल के अंदर उम्मीद है अच्छा होगा। बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत गंदगी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सरकार अगर अपने नियम पे लगातार अपने वचन पे बनी रहती है, तो निश्चित तौर पर विकास तो होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। रही जहां मदरसों की बात भी बहुत आई है, निश्चित तौर पर वहाँ रोहिंग्या मुसलमानों का दबदबा है, और जो बांग्लादेशी लोग थे उनका बहुत दबदबा है। उन सबको कहीं ना कहीं छांट करके उनको देश से, वहां से, बंगाल से बाहर करना चाहिए, तो वो वेस्ट बंगाल के हित में निश्चित तौर पर रहेगा। रशीदी साहब, चलिए रावत साहब, मुझे खुशी इस बात की है कि आपने इस बात को एक्सेप्ट किया कि वायलेशन की बात कही है उन्होंने। मुझे खुशी है कि आपने इस बात को एक्सेप्ट तो किया, भले ही वो रिएक्शन में कही हो, लेकिन प्रदेश के किसी भी मुख्यमंत्री को रिएक्शन में भी इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए, चूंकि वो एक जिम्मेदार पद पर है। हामिद अंसारी जी ने इस्लामी अकीदे के मुताबिक अगर टीका नहीं लगवाया तो कोई बुरा नहीं है। आपको याद होगा जब जहाज खरीदे गए थे और राजनाथ जी मंत्री थे, उन्होंने ओम लिखकर जहाज के ऊपर उसका शुभारंभ किया था। तो मैंने ये कहा था कि भाई राजनाथ जी हिंदू हैं, वो ओम ही लिखेंगे, अल्लाह थोड़े लिखेंगे। इस पर एतराज करने वाली कौन सी बात है? तो अगर कोई हिंदू है और वो हिंदू रीति रिवाज से चल रहा है, तो मुसलमान पर फोर्सफुली इस बात को करना कि साहब आप बिंदी लगाओ, आप ये करो, तो ये तो ठीक नहीं है ना रावत जी। मैं उसी बात को कह रहा हूँ कि आप फोर्सफुली ना करो, आप एक राय आपकी बात मौलाना साहब बिल्कुल ठीक है। अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो, जैसे मैं कर रहा हूँ, लेकिन किसी को जबरदस्ती, एक बात अगर सुनिए, आप मुझे बताइए ईमानदारी से, क्या किसी मुख्यमंत्री का यह कहना जायज है कि अगर तुम्हें अपने काम करवाने हैं, गली मोहल्ले बनवाने हैं, तो आप धर्म परिवर्तन कर लो, हिंदू बन जाओ? वो उनका कहने का तात्पर्य ये नहीं था, तात्पर्य प्यार भरा था। उन्होंने ये कहा था
कि भैया बचाओ आप नहीं, देखो पहले की पहले सारे के सारे हिंदू आप थे अच्छे इंसान और हो, आप सच आ बोलो। जाओ आ जाओ, नहीं, नहीं। दिक्कत क्या है आ आपको? जाओ का क्या मैं मतलब काम है? कर दूंगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है? वो प्यार भरी बातें उनका बोलना साफ और एक बयान जबरदस्ती है, बोलना, देखिए। दोनों में फर्क होता है। ऐसे तो मैं हम भी बयान आपको बताता बोल हूँ उनका सकते क्या हैं, है, ऐसे रावत तो जी हम भी बयान आपको बताता हूँ बोल क्या है। सकते हैं कि उन्होंने रसीद कहा साहब कि आप धर्म आ परिवर्तन जाओ कर लो, चक्कर में पड़ और रहे एक हो, और बयान आप कहा दोबारा उन्होंने, से सुन हमारे तो पास लो। आ जाओ, हम बोल अरे सकते हैं सुन तो लो आपको। मेरे भाई, सुन जी। तो लो। उन्होंने एक बात और कही, उन्होंने अपने अफसरों से कहा कि सारे हिंदू घरों पर भगवा झंडा लगाओ और इन जिहादियों को बिल्कुल अलग थलग डालो। ये मुख्यमंत्री की भाषा नहीं है, ये गुंडागर्दी की भाषा है। मुख्यमंत्री ऐसी भाषा नहीं बोल सकता। संविधान में कतई इजाजत नहीं इस बात की बोलने की कि इन जिहादियों को अलग डाल दो, अपने झंडे लगा लो और मंदिरों से चिल्लाओ कि भाई धर्म परिवर्तन करो, धर्म अच्छा परिवर्तन डॉक्टर करो। सुनील कौशिक जी, ऐसा भला होता है कि आप जिहादी अगर मुसलमान बयान दे होते रहे हैं क्या? हैं, अगर आप बयान दे रहे हैं तो सिर्फ एक समुदाय का ही जिक्र करें, अरे अवैध अतिक्रमण तो हर जगह से हट रहा है, तो उसमें सब आपको ये क्यों कहने की आवश्यकता पड़ गई कि हमसे मदरसों को हटाएंगे? नहीं, देखो, अब उत्तर प्रदेश में नहीं हटाए क्या? हाँ। नियम विरुद्ध कोई भी काम करेगा वो हटाया जाएगा। क्या स्कूल कॉलेज बंद नहीं होते जो नियम विरुद्ध हो रहे हैं? तो वो भी होते हैं, और उत्तर प्रदेश में तो सैकड़ों की संख्या में बंद हुए। और जो मौलाना साहब कर जिहादियों को उठाओ, तो जिहादी मतलब मुसलमान है क्या? हिंदू ये भी जिहादी मुसलमान होते अपने हैं आप को क्या? जिहादी मानते हैं, तो ये कह दिया तो जिहादियों को उठाओ, तो सब मुसलमानों कौशिक को जी, उठा दिया। कौशिक जी चलिए, मुझे एक बात की खुशी हुई कि आपने ये कहा कि हिंदू भी जिहादी होता है। मुझे इनको मैंने खुशी तो हुई नहीं इस कहा, बात की। मैंने तो नहीं कहा, मैंने कब कहा आप ही तो हिंदू कह रहे हैं जिहादी कि होता सिर्फ है? मुसलमान नहीं, ही मैं जिहादी मुसलमान होता तो है नहीं क्या? होता, जिहादी जिहादी होता है। जिहादी का कोई धर्म नहीं होता। आप कह रहे हो जिहादी के लिए कह दिया तो मुसलमानों के लिए कह दिया? तो उनको क्यों कह दिया उसने? किसको? मुख्यमंत्री ने और उनको क्यों कह हामिद दिया? अंसारी की आप कह रहे थे, हामिद अंसारी 10 साल अरे भाई साहब, उपराष्ट्रपति उस रहा इस बात पे देश नहीं, नहीं, में। उस बात तो पे आओ। सुनिए ना, अरे मैं बहुत देर से मुख्यमंत्री ने आपकी क्यों स्पीच कह सुन दिया रहा था, उनको जिहादी? अब आप बीच में बोल रहे हैं, किसी और को आप टोक रहे थे। किसी आपको, आप तो बड़ा संवैधानिक पद उठा रहे थे कि साहब मैं बीच में बोलूंगा नहीं, बोलूंगा नहीं। अब आप भी खुद बीच में बोलने लगे। मैं बोल लूं आपके बाद आप भी जवाब दे दीजिएगा। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हामिद अंसारी 10 साल इस देश के उपराष्ट्रपति रहे, उनको भी डर लगता था। और जब उपराष्ट्रपति रहे तब डर नहीं लगता था, उसके हटने के बाद डर लगने लगा उनको। मॉब लिंचिंग तब दिखने लगी उनको जब उस पद से हट गए, उससे पहले नहीं दिखा था कि मॉब लिंचिंग इस देश में होती है। जब जब आप 10 साल उपराष्ट्रपति रहे तब मॉब लिंचिंग नहीं दिखी, इस देश के मुसलमानों का डर नहीं लगा, डर नहीं दिखा। इसका मतलब आपके उपराष्ट्रपति रहते हुए भी और कांग्रेस की सरकार के रहते हुए मुसलमान डरता रहा। ये वो चेहरे हैं, एक सूची जहां हमारे लोग खुफिया के लिए काम कर रहे थे, किसने दी, किसने मरवा डाले? मैं हामिद अंसारी को जिहादी नहीं आतंकवादी के नाम से पुकारूं तब भी कम होगा। नहीं, ये जिसने बयान हमारे ये अफसर बयान मरवा यहाँ डाले। पर स्वीकार नहीं होगा। आपको जो नहीं, बुलाना है आपका आप बिल्कुल बुलाइए। नहीं होगा। मैं अपने नहीं, आपको जो बुलाना है बुलाइए, लेकिन ये बयान यहाँ इस टीवी चैनल पर, इस प्लेटफॉर्म पर, मेरी डिबेट में मुझे कतई स्वीकार नहीं है। वो जैसे थे वो उनकी सोच हो सकती थी, लेकिन वो एक संवैधानिक पद पर थे, हमारे देश के उपराष्ट्रपतियों की सूची में उनका नाम है। डॉक्टर सुनील कौशिक जी, ये आपका पर्सनल बयान होगा। उन्होंने गर्माखोई मीनाक्षी जी, डॉक्टर सुनील संवैधानिक कौशिक पद पे अब जी, नहीं ये है वो। बयान आपका पर्सनल और होगा, लेकिन संवैधानिक आपको भी थोड़ा सा इस बात का सम्मान करना चाहिए कि कौन किस संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है। उस लिहाज से आपको भी बयान देना चाहिए। आप पत्रकार रहे हैं, आप कैसी बातें कर रहे हैं? बार बार लोग सुनते हैं कि साहब धर्म नहीं होता आतंकवाद का। धर्म नहीं होता। 1-1 लाख लोग इकट्ठे होते हैं उनके जनाबे में। कौन लोग होते हैं? पाकिस्तान से आते हैं वो लोग। आप भाजपा समर्थक कह रहे हैं, अभी भाजपा समर्थक आप कहने लगे। तो इसमें दिक्कत आपने क्या है? तो एक महिला को भी नहीं छोड़ा। किसी के एक जनाजे महिला के में, ऊपर कैसी किसी आपने के टिप्पणी जनाजे की, में 1 समाजवादी लाख जाता है, पार्टी के किसी नेता के के जनाजे खिलाफ? में 10,000 जाता है, किसी के जनाजे में 4 ही जाता है, तो उसमें दिक्कत क्या है? क्यों दिक्कत होनी होगी? आतंकवादी के में जनाजे में जाएंगे लोग। हाँ, जब आतंकवादी का धर्म नहीं होता है तो जनाजे में जाएंगे उसके में लाखों की संख्या में। एक भी व्यक्ति नहीं जाना चाहिए, ये सच्चा मुसलमान है। तो यदि अपने देश से प्यार है और जिस व्यक्ति ने देश की आतंकवादी घटनाओं में संलिप्त रहा, एक मुसलमान भी नहीं जाना चाहिए। यदि वो मुसलमान जा रहे हैं तो कौन है वो? नहीं तो क्या मुसलमानों को देश से प्रेम नहीं है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल प्रेम है। मैं कब कह रहा हूं? बिल्कुल प्रेम है। तो बातों को घुमाइए, लेकिन मतलब सीधे सीधे आकर के कहिए। कुछ मुट्ठी भर लोगों ने घटनाओं को अंजाम दे करके और कुछ लोगों ने उनका समर्थन दे करके मुसलमानों को बदनाम करने का प्रयास किया है। मैं कभी नहीं कहता कि मुसलमान अच्छे नहीं है, मेरे तमाम दोस्त अच्छे मुसलमान हैं। लेकिन जब मुसलमान खड़े हो जाएंगे उनके पक्ष में तो क्या कहा जाएगा
यदि मुसलमान उनकी आलोचना नहीं करेंगे तो जो क्या कहा मुसीबत जाएगा? खड़े हो जाते हैं उनके मुसलमान जब समर्थन में खुतबा थोड़ी जाती यहाँ के पे खिलाफ कोई नहीं बैठा हुआ करेंगे है। तो क्या कहा जाएगा? सुनिए 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 उनको भी सुनिए माननीय शुक्ला जी, मेरा नंबर है, सुनिए। संवैधानिक दायरे में रह करके देश मुझे से बड़ा प्यार अफसोस हुआ। करके यदि संविधान यदि हमारे देश कौशिक को जी, जवाब ले शक्ति को लेते हैं। तार-तार करने का प्रयास जवाब कर ले रहे लेते हैं। हैं, तो उसी बोलिए मौलाना। समुदाय को सामने आकर के उनका बहिष्कार करना पड़ेगा। मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब इन्होंने पत्रकार होते हुए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया हामिद अंसारी जी के लिए। भले ही उनके बयान से सहमति असहमति हो आप सकती तो है। अध्यक्ष हैं, आप तो अध्यक्ष हैं किसी संगठन के। अब आप बीच में बोल मुख्यमंत्री रहे के हैं। खिलाफ क्या कह रहे हैं? मुख्यमंत्री को यह नहीं कहना चाहिए। आज भी अब आप आप बीच में जैसे बोल रहे हैं। लोग हामिद अंसारी के शब्दों का समर्थन करते हैं। अब जवाब ले लीजिए ना, आपने मुझे लगता आप है कि बीच में काफी बोल वक्त रहे हैं। लिया, बोला, अपनी बात समझा अब दिया आप आपने बीच में उन्हें। बोल रहे हैं। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि साहब जनाजे में क्यों चले जाते हैं। शायद इनको ये जानकारी नहीं है कि जब भी कोई आतंकवादी उसको फांसी दी जाती है तो बाकायदा ये संविधान में लिखा है कि जिस समाज से भी वो होगा उसके हिसाब से उसका कफन दफन होगा। ये संविधान में लिखा है, चाहे वो आतंकवादी क्यों नहीं। मरने के बाद इंसान आतंकवादी नहीं रहता, मर गया, बात खत्म हो गई, सजा मिल गई उसको। अब उसके बाद में जब सरकार ने उस जनाजे को सौंप दिया मुसलमानों को, तो मुसलमान उसमें 1 जाए, 10 जाए, 50 जाए, लाख जाए, क्या फर्क पड़ता है उससे? मौलाना साहब नारे लगेंगे जिंदाबाद के, फिर वही बात, फिर नारे बीच में बोल लगेंगे रहे हैं। जिंदाबाद के। नहीं, आप गलत, आप फिर झूठ कोई- क्यों बोल रहे हैं? आप फिर ये आप बीच में संविधान बोल में रहे हैं। ये लिखा है जिंदाबाद के नारे लगाएंगे आप। आप उसके बोल पक्ष पहले। में आप जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, अच्छा। भारत के मुर्दाबाद अच्छा, के उस नारे घटना से लगाएंगे। निकल करके अब जरा ये पश्चिम बंगाल पर आइए कि पश्चिम बंगाल में क्या 5 साल तक यही देखने को मिलने वाला है? हमारे साथ टीएमसी के शायद नेता थे, वो जा चुके हैं, लेकिन आनंद अमित जी आप जवाब दीजिएगा कि 5 साल तक क्या यही देखने को मिलने वाला है पश्चिम बंगाल में? निश्चित तौर पे मीनाक्षी जी, जो अपराध की इमारत से जितने भी इमारत बने हैं पश्चिम बंगाल में, मालदा से लेके सियालदा तक, पुरुलिया से लेके दार्जिलिंग तक, एक भी इमारत बचेगा नहीं। ये सरकार ने हमने संकल्प पत्र में जारी किया था और हमने कहा था। अभी मौलाना साहब कह रहे थे, मौलाना साहब से पूछिए, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय में पश्चिम बंगाल में 5,500 करोड़ रुपए का बजट था, जो कि बढ़ाकर 600 करोड़ रुपए का बजट कर दिया गया। उस प्रदेश में आयुष्मान भारत की योजना लागू नहीं की गई, लेकिन सिर्फ मदरसा और मौलानाओं को खुश करने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए और प्रदेश को बेड़ा गर्क करने के लिए, एक समाज को खुश करने के लिए ममता दीदी ने 15 वर्षों में 5,000 से 6,000 करोड़ रुपए का बजट सिर्फ उन अवैध मदरसा और जायज मदरसों के लिए लगाया। तो हम तो ये जांच कर रहे हैं कि जिन्होंने अवैध मदरसों में कितने खर्चे किए और जायज मदरसों में कितने किए। और इस देश में अब उसकी जरूरत क्या है, जब इतने स्कूल खुल रहे हैं, इतने इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं। हम तो आईआईएम की बात कर रहे हैं, हम तो एम्स की बात कर रहे हैं। हमने अपने संकल्प पत्र में कहा है कि हमारी सरकार बनेगी, हम एम्स खोलेंगे, हम आईआईएम खोलेंगे, हम आईआईटी खोलेंगे, जिससे बच्चों का विकास होगा और उनकी पढ़ाई की जाएगी जिसको समाज की जरूरत है। आप ये बताइए ना, मदरसे से पढ़ के बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बच्चे? लोग कहते हैं कि मदरसे से पढ़ के वो आए। अरे हमने तो अपने जीवन में 40-45 साल की उम्र हो गई हमारी, हमने तो अपने जीवन मदरसे से पढ़े हुए एक भी बच्चे को हमने डॉक्टर इंजीनियर बनते हुए नहीं देखा, लेकिन आतंकवाद की खेती में शामिल होते हुए जरूर देखा है। तो हम तो ये चाहते हैं कि आप मदरसे में पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करिए, लेकिन मदरसों में जिस तरीके से आतंकवादी और जिहादी मानसिकता को आगे बढ़ाने की जो प्रचलन पूरे देश में चल रही है, और विगत 12 वर्षों से मौलाना साहब हमारी सरकार है केंद्र में, आपने देखा होगा कि हमने ये कहा है कि ये नया भारत है और नया भारत में जिहादी मानसिकता वाले लोगों की कोई जगह नहीं है और उनको अपने देश से प्रेम करना है। जैसा आप प्रोमो में मीनाक्षी जी दिखा रही थी कि भाईजान की बात करें, हम तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को कहेंगे भाईजान और हिंदुस्तानियों का अपमान अब इस देश सहने वाला नहीं है। आपको इस देश के संविधान और लॉ ऑफ रूल के तहत चलना पड़ेगा और इस देश के, ये देश हम ये नहीं कह रहे सनातनियों का देश है, लेकिन 90-70-80% सनातनियों का देश है ये। चूंकि धर्म के आधार पर जब भारत का बंटवारा हुआ था तो हम तो सनातनियों का ही देश बोलेंगे ना, लेकिन हम सभी धर्मों में हमारा सम्मान है। माननीय मोदी जी का संकल्प है सबका साथ सबका विकास, और हम तो तमाम, लेकिन पहली बार ऐसी मौलाना साहब पश्चिम बंगाल में सरकार होगी जहां पे आपके समाज का एक भी मंत्री नहीं होगा आजादी के बाद, स्वतंत्र भारत के बाद। क्यों? क्योंकि कोई जीत कर ही नहीं आया तो कहां से आएगा? कोई है ही नहीं ना। आपने टिकट दिया था? जी आपने मीनाक्षी जी, टिकट दिया था?
मीनाक्षी जी जब जीत के आता तभी ना, हम तो टिकट उसी को देंगे ना जो जीतने वाला हो, जो नहीं जीतने वाला उसको कैसे टिकट दे देंगे? ठीक। जो जीतने वाला तो उसको टिकट देते हैं, जो जीतने वाला नहीं होता है उसको नहीं देते हैं। तो इसीलिए पहला ऐसा सरकार होगा पश्चिम बंगाल में जहां पे मौलाना साहब के लोगों का मतलब शांति दूतों का उस सरकार में शामिल नहीं होगा। और जो शांति दूत लोग जीत कर आए हैं पश्चिम बंगाल में 40 की संख्या है, जिसमें कांग्रेस के दो भी शांति दूत है और बाकी जो 38 लोग हैं, ममता दीदी के 34 लोग हैं, वामपंथ के लोग हैं ठीक है। हमारा तो यह है कि सबका साथ सबका विकास, हम तो सबका चाहते भी हैं, लेकिन सबका साथ सबका विकास के साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि आप संविधान के तहत चलें। और पुष्पा की जो बात करने वाले जैसे लोग हैं उनको भी हमें बताना चाहते हैं कि पुष्पा गर्दी से अब दूर हो जाइए, क्योंकि समाज बदल चुका है, सरकार बदल चुका है और संविधान के तहत चलिए, नहीं तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। जी मीनाक्षी। मौलाना जी देखिए, अभी फुलो में ये एक बात कह गए, इनको पता ही नहीं चला कि मैंने क्या कह दिया। नहीं, हमें सब पता है। इन्होंने कह दिया कि मदरसों में आतंकवाद की पढ़ाई होती है। ये इतना खतरनाक बयान है, यानी देश की हमारी जो एजेंसियां हैं वो बिल्कुल नाकारा हैं, निकम्मी हैं, कर रही है ना मौलाना साहब। हमने कहा कि कई मदरसों मत बोलो यार, नहीं मत बोलो यार, ये बीमारी कहाँ से आती है तुम्हें भाई? अरे आपको क्यों बीमार होते हो? मौलाना साहब बोलने दो ना मुझे। जी बोलिए। अरे मुझे बोलने दो। करेक्ट क्या कर रहे हो? गलत बोल के करेक्ट कर रहे हो मुझे। बोलिए। मैं जहां तक समझता हूं, मेरे देश की जो एजेंसियां हैं, मैं अपनी एजेंसियों को इतना मजबूत समझता हूं कि हमारे देश में कोई आदमी परिंदा भी पर नहीं मार सकता। हमारी देश की एजेंसियों को पता होता है महीने के बाद कहां किस पर हमला हो सकता है। ये लोग बैठकर बोल जाते हैं इस तरह की बातें कि साहब मदरसों में आतंकवाद की पढ़ाई हो रही है। इसको आजाद हुए 76 साल दिल्ली में कौन चुप रहो यार, क्या बेवकूफी की बातें करते हो, बार बार बोलते हो यार। नहीं, अरे चुप रहना तुम्हें आता नहीं क्या? बताते रहना होगा ना मौलाना साहब, आपको बताते रहना होगा ना। क्या मैं आपसे पूछने के लिए बैठा हूँ, दिल्ली में कौन कर रहा था? क्या मुझे बताओ, किसने किया? पहलगाम किसने किया? उड़ी किसने किया? ये बताना होगा ना आपको। अरे मीनाक्षी जी, कैसे पागलों से पाला पड़ा दिया यार। नहीं, ऐसे टिप्पणी क्यों कर रहे हैं आप? मौलाना साहब पागल लोगों को बैठा दिया साथ में जो बोलने नहीं दे रहे। अरे तुम्हारा नंबर आता है जब तो तुम अच्छी बात बोल नहीं पाते। क्या आप लोगों को अब डिबेट करने का तरीका थोड़ी ना बार बार सिखाते रहोगे? ये तो आप लोगों को अभ्यास हो जाना चाहिए इतने सालों बाद। तो अपनी देश की एजेंसियों पर इतना बड़ा लांछन नहीं लगाना चाहिए। दूसरी बात, हम तो खुद कहते हैं कि जिस मदरसे में आतंकवाद की पढ़ाई जा रही है उसको हटाइए ना। मैंने तो पहले भी कहा, शुरू में कहा इस बात को। लेकिन ये एजेंसियों पर बहुत बड़ा सवाल है कि देश में आतंकवाद की पढ़ाई जा रही है, आतंकवादी तैयार किए जा रहे हैं और एजेंसियों को पता ही नहीं, सरकारों को पता। फिर आपकी सरकार 12 साल से केंद्र में है और अभी बंगाल में आ गई और 22 राज्यों में आपकी सरकार हो गई, तो मदरसों में आतंकवाद पढ़ाया जा रहा है। ये तो आप अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि भाई हमारी सरकार होते हुए आतंकवाद की पढ़ाई जा रही है मदरसों में। ये तो बहुत बड़ा सवाल है सरकार के लिए। सोचना चाहिए सरकारों को कि सरकारें क्या कर रही हैं, एजेंसी क्या कर रही हैं। इस तरह की भाषा बोलना थोड़ा समझ के बोलना चाहिए। देश में जितने भी लोग हैं, चाहे वो हिंदू है, सिख है, मुसलमान है, ईसाई है, इस देश की आजादी में सबका बलिदान है। और जाइए नेशनल म्यूजियम में 67,000 नाम लिखे हुए हैं, उनमें से 37,000 नाम मुसलमानों के हैं। मुसलमानों को बुरा भला कहने वालों अपने गिरबान में झांको, जिन्होंने 50 साल तक जो है अपने ऑफिस में झंडा तक नहीं लगाया। काम भी हम लोगों ने ही किया मौलाना साहब। इस देश को मुस्लिम राष्ट्रपति बनाने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। हम तो कह रहे हैं जो इस देश का सम्मान करेंगे, इस देश के संविधान के तहत चलेंगे। नहीं मौलाना साहब बताइए ना, इस देश के राष्ट्रपति किसने बनाया? मुस्लिम राष्ट्रपति तुम्हारा भारतीय जनता पार्टी ने बनाया ना, भारतीय जनता पार्टी ने। हम तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। तो लेकिन आतंकवादी मुसलमानों को क्यों बता रहे हो आतंकवाद के पढ़ाई जा रही है? हम तो ये कह रहे हैं कि सारे मुसलमान आतंकवादी थोड़ी होते हैं, लेकिन अरे सारे का क्या मतलब है? क्यों होते हैं? हम तो कह रहे हैं आपने अजीत डोभाल का नाम सुना? अजीत डोभाल को जानते हो? हम तारीफ करते हैं। अरे अजीत डोभाल को जानते हो? किसको? अजीत डोभाल को जानते हो? NSA हैं जो देश के। जी जानता हूं ना। उनका बयान वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि 1947 से लेकर अब तक
जितने भी आईएसआई के साथ, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के साथ लोग पकड़े गए, उनमें 80% हिंदू हैं। क्या कहोगे आप? नहीं, ये तो मैं आपके मुंह से सुन रहा हूं, उनके बयान में हमने देखा नहीं है। एनएस से गूगल कर लो, नहीं नहीं, गूगल कर वो लो, अभी 1 मिनट में निकल जाएगा। आजकल गूगल बाबा भी मतलब गूगल मौलाना हो मैं गए हैं। एनएसए के लिए इतनी बड़ी बात बोल दूंगा फैलाते रहते हैं। बगैर तहकीक के। नहीं, एनएसए गूगल के लिए इतनी मौलाना बड़ी भी बात आजकल बोल झूठ दूंगा फैला रहे बिना हैं। तहकीक के। गूगल बाबा जो थे गूगल मौलाना हो गए आजकल। गूगल मौलाना इस तरह का झूठ फैलाते रहते हैं। जी गाय बोलिए। का गोबर घुस गया और गाय का मूत घुस गया, तुम्हें तो समझना है नहीं। अच्छी अब बात। ऐसे तो आप पर्सनल नहीं हो रहे हैं, ऐसे तो आप पर्सनल नहीं हो रहे हैं। अब जरा मैं आपको वो बयान बता देती हूँ जिस बयान का आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत सारे डिबेट्स में इस बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जाता है। उनका असली बयान ये है, उन्होंने अपने संबोधन में कहा था कि भारत में जासूसी और जासूसी रोधी 4000 से अधिक मामलों में पकड़े गए लोगों में से 20% से भी कम मुस्लिम थे। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के जितने लोगों को खुफिया कार्यों और जासूसी के लिए भर्ती किया गया उसमें एक बड़ा हिस्सा हिंदुओं का था। उन्होंने ये कहा है 1947 से अब तक आईएसआई ने भारत के जितने लोगों को खुफिया कार्यों और जासूसियों के लिए भर्ती किया उसमें से एक हिस्सा था। उन्होंने ये नहीं कहा कि हिंदू आतंकवादी हैं। गलत तरीके से प्रचार ये किया जा रहा है वीडियो इंटरनेट पर वायरल करके कि कुछ जगहों पर आईएसआई के लिए पकड़े गए सभी लोग हिंदू हैं। ये आप उसको बयान को तोड़ मरोड़ के ही तो पेश कर रहे हैं। अब एचएस रावत जी ये एक के बाद एक पश्चिम बंगाल में लगातार बदलाव देखने को मिल रहे हैं। बीएसएफ को जमीन दी जाएगी, वहां से लोगों को निकाला जाएगा जो कि जबरन रह रहे हैं। और अभी टीएमसी के कल ही दफ्तर से बहुत सारे ऐसे आधार कार्ड बरामद हुए हैं जो कि वहां पर रहने वाले लोगों के ही नहीं है। तो टीएमसी के पास इतने सारे आधार कार्ड कैसे आ जाते हैं? यानी टीएमसी सीधे सीधे लोगों को भारत में प्रवेश कराने का एक रास्ता उपलब्ध करवा रही थी। देखो, इसमें कोई दो राय नहीं मीनाक्षी जी। अगर आप कांग्रेस के शासनकाल की बात करें तो जितने भी बांग्लादेशी यहाँ पर दिल्ली के अंदर बसे या नॉर्थ इंडिया के अंदर आकर के बसे तो उनके राशन कार्ड तुरंत बनते थे और उनका वोटर लिस्ट में नाम आता था और वो मंच के अंदर कहीं ना कहीं कांग्रेस को वोट डाला करते थे और हम उनका विरोध करते थे, उनको पकड़ते थे कि भाई ये लोग कहाँ के लोग हैं। उनको झुग्गियां दी गई, उनको झुग्गियों में बसाया गया। आज भी लाखों की तादाद में दिल्ली के अंदर बांग्लादेशी बसे हुए हैं और उस समय पर ये कांग्रेस में ही तो थी ममता बनर्जी। कांग्रेस में से निकल करके फिर इन्होंने अपनी पार्टी बना ली तो जो ट्रेनिंग इनको मिली थी कांग्रेस के अंदर, ट्रेनिंग तो वही रहेगी, दिमाग तो वही रहेगा। वही इन्होंने बंगाल के अंदर किया। बंगाल में जाकर के वहाँ जितने भी बांग्लादेशी आए उन सब के वोटर कार्ड, राशन कार्ड, आई कार्ड, जितना भी इनके पास आधार कार्ड था सबको बना के रखा हुआ, क्योंकि उनको बंच में वो वोट मिलता था और उसी वोट के बदौलत उनके लिए इनका फंड इकट्ठा होता था। इसलिए वो ज्यादातर आपने देखा है कि दुर्गा पूजा के ऊपर हमेशा हाई कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती थी कि भैया दुर्गा पूजा करनी है और साथ में उसकी शोभा यात्रा निकलेगी, नहीं तो वहां हमेशा इतने 15 सालों के अंदर हंगामा होता रहा। तो इसका मतलब ये रहा मीनाक्षी जी कि जो इनको ट्रेनिंग मिली उसी का इस्तेमाल उन्होंने वेस्ट बंगाल में किया। जो फर्जी वोटर बनाए, फर्जी आधार कार्ड बनाए, अब वो धीरे धीरे आइए, सरकार समय लगता है क्योंकि गंदगी को साफ करने में समय लगता है। तो मुझे लगता है धीरे धीरे शुभेंदु अधिकारी जी ये काम करेंगे और जितने भी फर्जी लोग थे लाखों की तादाद में जो थे वोटर वो सब यहाँ से निकाले जाएंगे। एक स्वच्छ प्रशासन वहाँ पर होगा और बंगाल में एक आनंद की लहर आएगी, विकास भी होगा वहाँ पर। जो बहुत ज़्यादा वहाँ पर हालत देखें तो कलकत्ता की आप देख नहीं सकते, इतना बुरा हाल था। अब वो सब धीरे धीरे पॉजिटिविटी में आएगा और सब अच्छा ही होने वाला है, उम्मीद करनी चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश को संभाला है उसी प्रकार से वेस्ट बंगाल को भी संभालने की जरूरत है। चाहे वो मदरसों का मामला हो, चाहे वो जासूसी का मामला हो, चाहे घुसपैठ का मामला हो, चाहे फेंसिंग का मामला हो और चाहे गौ हत्या और गौ तस्करी का मामला था, जो रोज के वहां से गाय तस्करी होती थी। इन सब चीजों पर कहीं ना कहीं प्रतिबंध तो लगेगा और लगना भी चाहिए और इसी में वेस्ट बंगाल की जनता की भलाई भी है। 8 दिन में 8 से ज्यादा फैसले ले लिए हैं। डॉक्टर सुनील कौशिक जी, लेफ्ट की सरकार, टीएमसी की सरकार, अब बीजेपी की सरकार, कितना अलग? देखिए, तो अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है मीनाक्षी जी, क्या खून खराबा रुकेगा कि नहीं रुकेगा? पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की सरकार रही, लेफ्ट की रही, टीएमसी की रही है, पूरे देश ने देखा है वहाँ क्या होता आया है। अब ये भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी भी बनती है और निश्चित तौर से चाहे घुसपैठियों को लेकर के हो, चाहे रोहिंग्यों को लेकर के हो, क्या रणनीति होगी, क्या ब्लूप्रिंट होगा, ये कम से कम मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को बताना पड़ेगा। 100 दिन का तो कम से कम बताएं कि 100 दिन में हम कितने घुसपैठियों को बाहर करेंगे, 6 महीने में हम कितने घुसपैठियों को बाहर करेंगे। अब केंद्र में भी आपकी सरकार है, ऐसा भी दिक्कत नहीं आएगी केंद्र सरकार सहयोग नहीं करेगी।
लेकिन हाँ ये है कि जो भी बातें पश्चिम बंगाल के चुनाव में चाहे प्रधानमंत्री जी द्वारा कही गई हों, चाहे शुभेंदु अधिकारी द्वारा कही गई हों, निश्चित तौर से उसका असर पश्चिम बंगाल की जनता को दिखना चाहिए। बहुत कुछ हो गया पश्चिम बंगाल में, बहुत ऐसी परिस्थितियां बनी और बिगड़ी। वही एक प्रदेश है जहां पहला मामला था जब गवर्नर पर भी महिलाओं ने आरोप लगाए छेड़खानी के। वो पहला प्रदेश है जहां गृह मंत्री का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया, हाई कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ी। तमाम ऐसे एग्जाम्पल हैं कि निश्चित तौर से जहां संविधान को तार तार किया गया, पुलिस कमिश्नर को बचाने के लिए, ईडी की फाइल ले जाने के लिए, तमाम ऐसे बड़े कांड हुए जहां खुद मुख्यमंत्री उनके साथ दिखी। तो ऐसी परिस्थितियों कैसे बनी? जैसे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सब मामले खोले जाएंगे, लेकिन एक समय सीमा निर्धारित करें और अगले 5 साल में कम से कम ऐसा पश्चिम बंगाल की जनता को दिखना चाहिए। जैसे मुझे बहुत अच्छे से याद है, 2001 की बात करें, 2006 की बात करें, या 2011 की भी बात करें, ममता बनर्जी ने वही बातें कही जो बीजेपी के नेताओं ने 2026 के विधानसभा चुनाव में वायदे किए। लेकिन आखिर में आपने देखा होगा कि कुछ भी बदलाव नहीं दिखा पश्चिम बंगाल में। तो कहीं ऐसा ना हो कि ममता बनर्जी ने जो वायदे किए, ममता बनर्जी ने जो पश्चिम बंगाल की जनता को सपने दिखाए, या ममता बनर्जी पर पश्चिम बंगाल की जनता ने जितना भरोसा किया, ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते हुए वहां की जनता का टूटे। निश्चित तौर से बहुत जिम्मेदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी को काम करना पड़ेगा। चुनाव के समय क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन निश्चित तौर से जो भी दोषी हों, चाहे हिंदू हों चाहे मुसलमान हों, कोई भी हों, उन पर कठोर कार्रवाई पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को करनी पड़ेगी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पर हैं। अब किसी अभी ने तो कार्रवाई वोट दिया करने की नहीं शुरुआत दिया, हुई है और अभी कार्रवाइयों को लेकर के जितनी ज्यादा चर्चा हो रही है, मौलाना साजिद रशीदी जी, उसको इस तरीके से भी जोड़ करके देखा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ही चलते जा रहा है, योगी मॉडल वहां पर लागू किया जा रहा है, लेकिन क्या वो सक्सेसफुल हो पाएगा उत्तर प्रदेश की तरह? देखिए, योगी तो अकेला है और योगी जैसा मॉडल बहुत लोगों ने मध्य प्रदेश में, हरियाणा में कई जगह शुरू करने की कोशिश की, लेकिन चल नहीं पाया। देखिए, हर आदमी की अपनी कुछ चीजें होती हैं जो उसके अंदर गॉड गिफ्टेड होती हैं। मैं योगी जी की सराहना करता हूं। योगी जी ने बहुत सारे काम अच्छे किए हैं। कुछ बातें हैं वो बोल जाते हैं जिनकी मैं आलोचना भी करता हूं कि भाई ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कुछ काम उन्होंने ऐसे किए हैं। आज मुसलमान जो है, आप देखिए, पिछले साल 70 बच्चे यूपीएससी में पास हुए थे, इस बार 53 बच्चे पास हुए हैं। कांग्रेस के जमाने में और समाजवादी के जमाने में हम कहीं कहीं सुनते थे कि एक बच्चा यूपीएससी में पास हो गया। आज सारे मुसलमान बच्चे और सब मुसलमान इस बात को समझ चुके हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश में, कि अब हमारा जो भला होगा वो एजुकेशन से होगा। इसलिए वो सारे उल्टे सीधे काम छोड़ के, जो कांग्रेस ने, दूसरी पार्टियों ने उल्टे सीधे, पहले क्या होता था कि अगर बच्चा कोई मुसलमान मर्डर करके आ गया तो मंत्री जी का फोन चला जाता था, अरे इसे छोड़ दो, उसे छोड़ दिया जाता था। अब वो एक मर्डर करने के बाद फिर दूसरा करता था, फिर तीसरा करता था, वो सीरियल किलर बन जाता था। इस तरह के लोगों, इस तरह की सरकारों ने जो मुसलमानों को जो छूट दी है, वो कहीं ना कहीं योगी जी ने आकर उस पर रोक लगाई और आज मुसलमान बच्चे तालीम की तरफ है। मैं इस बात को मानता हूं, सराहना करता हूं। मैं बहुत सारी जगहों पर इसको कह भी चुका हूं। देखिए, हर कोई योगी नहीं बन सकता। शुभेंदु अधिकारी की कभी योगी जी ने ये बात नहीं कही कि मुझे मुसलमान ने वोट नहीं दिया, मैं उनका काम नहीं करूंगा, या योगी जी ने कभी ये बात नहीं कही कि अगर तुम्हें अपना काम कराना है तो धर्म परिवर्तन करा लो। ये योगी जी की खासियत है और इन्होंने बैठते ही और जीतते ही इस तरह के बयान देने शुरू कर दिए। तो ये जो चीजें हैं, ये सारी चीजें समझना पड़ेंगी। आप ठीक है, आपको मौका दिया है ऊपर वाले ने। मुख्यमंत्री बनने के बाद, प्रदेश के मुखिया बनने के बाद, आपकी नजर में सब लोग बराबर हैं। आपको हिंदू के भी काम करने हैं, आपको मुसलमान के भी काम करने हैं। थोड़ा कम तो चलता है कि भाई कहीं किसी जगह थोड़ा हो गया, किसी जगह ज्यादा हो गया, लेकिन ये नहीं कह सकते आपके साथ मैं तो आपका काम करूंगा ही नहीं क्योंकि आपने मुझे वोट नहीं दिया, या मुसलमान हिंदू हो जाओ तब काम करूंगा। ये बड़ा भयानक, अगर इस तरह की बात चल पड़ी और हर मिनिस्टर, हर मंत्री इस तरह की बातें करने लगा, तो आप मुझे बताइए देश बचेगा या टूटेगा? मैं इस बात की चिंता जाहिर कर रहा हूं कि इस तरह के अल्फाज मुख्यमंत्री को नहीं बोलना चाहिए। अमित जी बताएंगे। रही बात योगी की, आपने कहा योगी मॉडल बहुत मुश्किल है चलाना। अमित जी बताइए। योगी जी सन्यासी भी है और योगी जी राजनीतिक भी है। उनमें दो तीन गुण है। ये आदमी खालिस राजनीतिक है। मीनाक्षी जी, देखिए,
सुनील भाई साहब ने कहा कि हमने चुनाव के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी की 13 सभाएं हुई, 13 सभा में उन्होंने कहा कि भय से भरोसा की बात कही, और निश्चित तौर पे उस प्रदेश में ये भरोसा दिलाना हमारे सरकार के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी चुनौती है। साथ ही साथ चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो, मदरसा का मामला हो, अवैध निर्माण का मामला हो, तमाम मामलों को लेकर, और साथ में हमने संकल्प लिया है कि बंगाल को अपनी संस्कृति और पहचान के लिए जिस तरीके से सोनार बंगला के लिए पहचाना जाता था देश और दुनिया में, उस पुनः सोनार बंगला को स्थापित करना भी हमारे सरकार की प्राथमिकता है। और तमाम व्यवधानों के बावजूद हम काम करेंगे। हम जनता के, जो जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, उन आशीर्वाद के तहत हम खड़े उतरेंगे और जनता के विश्वास को जीतने का काम करेंगे। जनता को हमसे बहुत अपेक्षा है और उन अपेक्षाओं पे खड़ा उतरना हमारा काम है। लेकिन मौलाना साहब जिस तरीके से एक नया नैरेटिव जो सेट करना चाह रहे हैं कि योगी जी बहुत अच्छे हैं, निश्चित तौर पे हैं, अच्छे हैं, पूरा देश जान रहा है, पूरा दुनिया जान रहा है, और ये योगी जी के मॉडल को पूरा देश क्या दुनिया के बाहर भी बहुत देशों में उनके मॉडल को अपनाने का लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ ये है कि शुभेंदु अधिकारी जी ने भी जो बातें कही है, आप उसको गलत नैरेटिव से सेट मत करिए। उन्होंने बार बार ये कहा कि निश्चित तौर पर संविधान की जब ओथ लेता है कोई व्यक्ति, तो संवैधानिक तरीके से संविधान के रूल के तहत ही काम करता है, और सबका साथ सबका विकास की बात भी करते हैं। और योजनाएं तो आती हैं तो तमाम योजनाओं सबके लिए होता है। ऐसा थोड़ी है कि योजना पे लिखा होता है ये हिंदू के लिए होगा, ये मुसलमान के लिए होगा, ये गरीब के लिए होगा, अमीर। जो भी योजनाएं हैं वो योजनाएं धर्म के आधार पर नहीं होती है। योजना में सारे धर्म के लोग होते हैं। उस देश में 12 वर्षों से हमारी सरकार है, कई ऐसी योजनाएं हैं जिससे अगर सबसे ज्यादा किसी को लाभ हो रहा है तो अल्पसंख्यक समाज को हो रहा है, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, जैन समाज हो, चाहे किसी भी धर्म का समाज हो। लेकिन मौलाना साहब ये भी आपको समझना होगा कि एक आदमी को आपकी प्रशंसा करके दूसरे का बुराई करके, भारतीय जनता पार्टी है, बातों को समझती है, और आपके गलत नैरेटिव में अब देश की जनता भी और जो समझदार लोग हैं वो आपके नैरेटिव में फंसने वाले नहीं हैं। और पश्चिम बंगाल में जहां तक सरकार बनी है, पश्चिम बंगाल की सरकार हमने चुनौती के तौर पर स्वीकार किया है, क्योंकि पहली बार हमारी सरकार बनी है। इससे पहले पश्चिम बंगाल में तो भारतीय जनता पार्टी की आज़ादी के बाद कभी सरकार बनी नहीं, और पहली बार सरकार बनी है। लोगों ने बहुत अपेक्षाएं की है, तो उस अपेक्षाओं पर खड़ा उतरेंगे। और हम लोगों को ये आपके माध्यम से मीनाक्षी जी विश्वास दिलाना चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल की जनता धैर्य बना के रखे। पश्चिम बंगाल की जनता के साथ हमने जो संकल्प जारी किया है संकल्प पत्र के माध्यम से, उन सारे संकल्पों पे खड़ा उतरना हमारी जिम्मेदारी है। और पश्चिम बंगाल की जनता के लिए शांति, सुरक्षा और भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाना ये हमारी जिम्मेदारी, उन जिम्मेदारियों पे हम खड़ा उतरेंगे। आपकी तरफ से जो घोषणा पत्र जारी किया गया था उसमें बहुत सारे वादे किए गए, बहुत सारे दावे किए गए। अब आप उनके तहत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ सवाल भी आप पर खड़े हो रहे हैं। ममता दीदी तो सीधे सीधे ये कह रही हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय को, भावना विशेष समुदाय की भावनाओं को विशेष तौर पर आप नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए इस तरीके के बयान और कार्रवाई की जा रही है। मीनाक्षी जी, उसी प्रदेश में सुनील भाई साहब ने एक उदाहरण देना भूल गए थे। इस देश की एसटी समाज से आने वाली देश की राष्ट्रपति का भी अपमान उसी प्रदेश में किया गया, और उस एसटी समाज के साथ विगत 15 वर्षों से रोहिंग्या मुसलमानों को बुलाकर एसटी समाज में शामिल कर सर्टिफिकेट देकर जिस तरीके से एक गलत धारणा जो बनाए हुए थे, एक नैरेटिव सेट किया जा रहा था, उस पर भी जांच कर रही है। जो एसटी समाज के हमारे भाई लोग हैं उनके साथ भी जिस तरीके से विगत 15 वर्षों में वहां की सरकार ने जो गैर तरीके से उनको भगाने का काम किया और रोहिंग्याओं को बुलाकर उनको एसटी समाज में बनाने का काम किया, तो ऐसे तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिन समस्याओं पे सरकार निरंतर काम करे। अभी तो आज तो 8वां ही दिन है मीनाक्षी जी, आज तो 8वां दिन है। अभी तो देखिए, अभी तो आगे आगे होता है क्या, अभी तो ट्रेलर है, फिल्म तो अभी पूरी बाकी है, और निश्चित तौर पर होगा। बिल्कुल हम आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहते हैं। मौलाना साजिद रशीदी जी, भरोसा तो दिलाया जा रहा है, अब उसके बाद भी अगर कोई इस तरीके से बयान दे कि ये सिर्फ मुस्लिमों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो फिर क्या किया जाए? देखिए, एक चीज होती है, माँ को अगर माँ कहोगे तो प्यार करेगी, उसी माँ को अगर बाप की बीवी बोलोगे तो वो गुस्सा करेगी। और एक और मिसाल है कि अगर बकरी दूध दे रही है, मैंगनी डालकर दे रही है, तो उस दूध का क्या फायदा? आप मुसलमानों से धर्म परिवर्तन की बात कर रहे हो कि धर्म परिवर्तन कर लो तब हम काम करेंगे, या मुसलमानों का हम काम नहीं करेंगे? धर्म परिवर्तन की बात नहीं कर रहे मौलाना साहब। फिर बीमारी
हम कि तो मैं घर आप वाली दोनों को ही बात रोक कर रही हूँ। वक्त इतने की इजाजत देता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।